हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार और हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री स्टडी करना। और इस केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक जो था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम कम्प्लीटली कर चुके हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था। दीज लेक्चर्स आर इन इंग्लिश एज वेल एज़ इन हिंदी। और इसमें जो टर्म्स होंगे मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। जो लेक्चर है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं साथ साथ में ही आपको हिंदी के टर्म्स बताते जाऊंगी। और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, वो इसमें सारे कुछ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी को ही कहते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पहले मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. In other words, there is no net change in the concentration of reactant and product. रासायनिक साम्य अवस्था एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो दर होती है अभिक्रिया की, या अग्र दिशा में या पश्च दिशा में, दोनों ही दिशाओं में एक समान होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो साम्य अवस्था में जो क्रिया कारक है और क्रियाफल है, उनकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको डायनेमिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समय के साथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने एक इक्वेशन लिया जिसमें ए है। ए जो एलिमेंट ए की सांद्रता बता रहा है या कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, and B is the concentration of element or the matter B. Similarly, C and D are product and small c and small d are their concentration. तो हमको जैसे पता है कि अगर आपको रेट निकालना है तो जो भी क्रिया कारक होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन हम नेगेटिव से शो करते हैं। जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनका अगर आपको चेंज शो करना है इन कॉन्सेंट्रेशन, देन दैट विल बी शोन इन नेगेटिव टर्म, दैट इज़ -K1 a raised to the power a, b raised to the power b, and this is written in स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या बताते हैं, तो सांद्रता को बताते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये बात कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन की या अग्र अभिक्रिया की, और K-1 वाला जो रेट है वो बता रहा है पश्च अभिक्रिया की या बैकवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो रेट है उसको निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किस रेट से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं और किस रेट से प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में वापस बदल रहे हैं। और हम कह सकते हैं किस तरीके से जो क्रिया कारक है वो उत्पाद में बदल रहा है, किस दर से, या किस दर से उत्पाद है वो क्रिया कारक में बदल रहा है। और इसी दोनों स्थिति जब बराबर हो जाती है उसी को हम कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। अभी यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी। पहला, जब हमने रेट निकाला तो उसमें आपको मिल रहा है K1 और K-1। K1 हम ले रहे हैं अग्र अभिक्रिया के लिए या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और K-1 हम ले रहे हैं पश्च अभिक्रिया के लिए या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। और ये K1 और K-1 क्या है, तो नथिंग बट ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे अलग अलग रिएक्शन होंगे और अलग अलग टेम्परेचर होंगे उस पे ये कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो ज़ीरो होता है, ये क्या शो करता है कि अब जो भी कुल मिलाकर जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो अब नहीं के बराबर हो चुका है। मतलब A B C D, A B तो हो गए क्या आपके क्रिया कारक के रिएक्टेंट, और C और D क्या हो गए आपके उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट कॉन्सेंट्रेशन इनका जो होगा वो अब साम्यावस्था में आ गया है या इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, मतलब A और B के जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही C और D का कॉन्सेंट्रेशन या
सांद्रता रहेगी। अगर इसमें चेंज होता है सिस्टम में कोई भी, तो वो चेंज किसके कारण से होगा, या तो कॉन्सेंट्रेशन से होगा सांद्रता से, या टेम्परेचर से ताप से, या प्रेशर दाब से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो साम्य अवस्था है या साम्यता की जो कंडीशन है वो, या इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो शिफ्ट होते जाएगी। जिस तरफ से अगर मान लीजिए टेम्परेचर जिस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस तरफ जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है या अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ले चैटरलियस प्रिंसिपल के बारे में, इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ले चैटरलियस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ज़्यादा रिएक्टेंट हो या ज़्यादा प्रोडक्ट हो, तो उस तरफ में जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो रीएस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, वापस से जो केमिकल इक्विलिब्रियम है शिफ्ट होगा। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हुआ या प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो उस हिसाब से जो आपकी साम्य अवस्था है इधर से उधर शिफ्ट होते रहती है। अगर कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति है, तो वो केवल जो साम्य अवस्था है या इक्विलिब्रियम है उसको शिफ्ट करने का काम करेगा, ना कि उसको मतलब इक्विलिब्रियम को वो ला नहीं सकता है, सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद कर सकता है। मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ जो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने या साम्य अवस्था तक पहुंचने या जल्दी पहुंचने के लिए मदद करेगा। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी क्रियाकारक या रिएक्टेंट अगर उसको प्रोडक्ट में बदलना है, तो उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इस सक्रियण ऊर्जा को कम करने का काम कौन करता है, तो उत्प्रेरक करता है, या ये एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने का काम कौन करता है, तो कैटलिस्ट करते हैं। इसीलिए जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक है वो साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने का काम करते हैं, और शिफ्ट करने के साथ ही जल्दी साम्य अवस्था आ जाए या इक्विलिब्रियम आ जाए उस डायरेक्शन में रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगर हमको पता करना है कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया है, जो डायनेमिक साम्य अवस्था आई है, वो किस तरीके से फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन को बताएगी कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरीके को पता करने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहला है जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है या साम्य अवस्था का जो कांस्टेंट है उसका पता लगाना ज़रूरी है। साथ ही जो रिएक्शन का कोएफिशिएंट है उसका पता लगाना ज़रूरी है। साथ ही गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो पता लगाना ज़रूरी है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये भी अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा था, देखिए यहाँ पर दिया है AC की पावर C। इसका मतलब AC का मतलब होता है, देखिए लिखा, एक्टिविटी ऑफ C करस्पॉन्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ D। ठीक है, तो AC हो गया AD इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वैसे ही AA ABB ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम का या साम्यावस्था का कांस्टेंट। वैसे ही अगर आपको रिएक्शन का कोएफिशिएंट निकालना है तो आप क्या निकाल सकते हैं, सिमिलर। देखिए दोनों ही जो सिचुएशन है वो सेम है, दोनों ही इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो Q हमने क्या देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, और T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, Q से आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हीट का सिंबल तो नहीं है, नहीं, ये हीट का सिंबल नहीं है। Q यहाँ पर बता रहा है किसी भी रिएक्शन का कोएफिशिएंट क्या होगा, मतलब जो प्रोडक्ट क्या होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर गिब्स फ्री एनर्जी आपको निकालनी है, तो गिब्स फ्री एनर्जी आपको 0 पे निकालनी होगी। साथ ही साथ आप RT निकालेंगे इन Q में। R इज़ रेट और T क्या है, तो टेम्परेचर जो आप निकाल रहे हैं किसी भी रिएक्शन के कोएफिशिएंट का या प्रोडक्ट का, वो होगा। ठीक है, तो DGR0 हमको क्या बता रहा है, गिब्स का फ्री एनर्जी, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको देखते हैं तो।
और DGR क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर DGR पॉजिटिव आपको लेना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसीलिए Q का डेविएशन अगर आप देखें K से, तो ली चैटलिस जो अभी मैंने प्रिंसिपल बताया था उस पर ये डिपेंड करता है। ली चैटलिस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या देखा था हमने कि जो साम्यावस्था है वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में शिफ्ट होती है। ठीक है, अब Q बड़ा कब होगा, जब Q बड़ा होगा K से तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। इनिशियली जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाएंगे। और वैसे ही जो DG है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू उसकी आ जाएगी अगर Q K से स्मॉलर रहता है। ठीक है, Q जो है वो K से स्मॉलर रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिया कारक है या रिएक्टेंट है वो इनिशियली किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसलिए जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं फिर से बता देती हूँ। गिब्स कांस्टेंट हमने देखा, उसका हमने फार्मूला देखा जिसमें DGR 0 क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी थी, और DGR की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अगर Q जो रिएक्शन क्विटेंट है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे या उत्पाद बन रहा है, और आपका जो साम्य अवस्था है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, वो क्रिया कारक की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगी। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है उस कंडीशन में जो साम्य अवस्था है या इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बन रहे, तो आप प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा, है ना। अब ये देखते हैं, इसी कंडीशन को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू या इस ग्राफ के थ्रू। देखिए यहाँ पर है प्योर रिएक्टेंट, मतलब जो शुद्ध क्रिया कारक है वो, यहाँ पर है प्योर प्रोडक्ट। अब ये दोनों के बीच में क्या आएगा, साम्य अवस्था, ये दिख रहा है आपको इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पर जो A B C 3 पॉइंट है, तो A जो है वो इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था को बता रहा है, C जो प्रोडक्ट की तरफ अगर वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो बता रहा है, और B जो है वो रिएक्टेंट की तरफ स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो बता रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, शिफ्ट होते जाएंगे स्पॉन्टेनियस कंडीशन, और उस तरीके से हमको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और ऊपर में हम देख रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि हम DGR 0 देख रहे थे। ठीक है, इस तरीके से ये शिफ्ट होगा। अभी देखिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, अगर नेगेटिव है तो ये किधर शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ। अगर पॉजिटिव है, देखिए +1, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इस तरफ। चलिए अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो क्या क्या टर्म इन्वॉल्व करेगा, तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ही इन्वॉल्व करेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन या जो पार्शियल प्रेशर है वो केमिकल रिएक्शन के समय में चेंज हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज है या मैटर है उन पे एक्ट कर रहा है, तो सिस्टम एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट में या साम्यावस्था में चला जाएगा। अगर वॉल्यूम किसी भी इक्विलिब्रियम, अगर मान लीजिए अगर आप मैटर के रूप में गैस को ले रहे हैं और उसको अगर रिड्यूस कर देंगे, तो नेट चेल जो भी होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ बहुत कम मात्रा में गैस के अणु पाए जाएंगे, बहुत कम मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट रहेंगे। जब किसी भी इक्विलिब्रियम का वॉल्यूम या गैसेस जो है उसका इंक्रीज़ किया जाता है, अभी पहले हमने देखा कि रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, जहाँ पर कम मोल्स है उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा।
और वैसे ही अगर मान लीजिए अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज़ करते हैं तो नेट चेंज किस डायरेक्शन में होगा, तो जहाँ पर ज़्यादा मोल्स ऑफ गैस है उस तरफ होगा। तो अब देख लेते हैं कि अगर चेंजेस आता है प्रेशर या वॉल्यूम में, मतलब दाब और आयतन, इसमें अगर चेंज होगा तो क्या कंडीशन होगी। अगर आप इनर्ट गैस ऐसी गैस जो कि अक्रिय गैस जिसे हम कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं, उनको अगर वॉल्यूम मिक्सचर में अगर आप डाल देते कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर में, तो उसका जो नेट इफ़ेक्ट होगा वो आपको प्रेशर में दिखेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। टोटल प्रेशर में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर कोई भी गैस ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होने के कारण से प्रेशर चेंज होगा, तो टोटल प्रेशर चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर है वो सेम ही रहेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप नई इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या ऊष्माशोषी रिएक्शन है, और अगर डिक्रीज़ करेंगे तो एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा, ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के तरफ ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या साम्यावस्था है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल इफ़ेक्ट अगर आप देखें, अगर मेन इफ़ेक्ट देखें टेम्परेचर का या ताप का इक्विलिब्रियम पे, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने के काम करती है, साम्यावस्था का जो कांस्टेंट है उसको चेंज करने का काम करती है। अब देखते हैं उत्प्रेरक का क्या रोल है। अगर कैटलिस्ट है तो वो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, किस तरीके से, जो आपकी सक्रियण ऊर्जा होती है या एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिस पॉइंट पर जा कर के जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बनना चालू होते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसी तरीके से क्या होगा, जो रिएक्शन है वो लोअर कर देगा आपके जो उत्प्रेरक है वो लोअर कर देगा आपके एक्टिवेशन एनर्जी का जो भी केमिकल है उसका, ठीक है। तो उत्प्रेरक के प्रेजेंस से सक्रियण जो ऊर्जा है उसमें कमी आती है, इसलिए साम्यावस्था शिफ्ट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी लो करेगा और फॉरवर्ड और रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में बराबरी लाने का काम करेगा। इसी तरीके से साम्यावस्था हमको मिलती है। थैंक यू गाइस, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है इक्विलिब्रियम। अब कल देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है केमिस्ट्री में।